नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। हेराल्ड केस में जैसा आपको पता होगा कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट जब दाखिल की है उसके बाद पूरे देश भर में एक सियासी बवाल मचा हुआ है। कारण यही है कि उस चार्जशीट में जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, कहिए सर्वोच्च नेता हैं, सोनिया गांधी, उनका नाम है, राहुल गांधी का नाम है, साथ ही साथ सैम पित्रोदा का नाम है, और भी कुछ नेता हैं, दो दिवंगत नेता हैं, उनका भी नाम है, एक पत्रकार भी रही है, उनका भी नाम है, सुमन दुबे। तो ये सारे नाम हैं, लेकिन मुख्य वजह ये है जो कि लगातार कांग्रेस आज पूरे दिन भर हर जगह जो भी संस्थान रहे हैं, या कलेक्ट्रेट रहा है, ईडी ऑफिस रहा है, अन्य जो सरकारी संस्थान, वहाँ पर प्रदर्शन किया, बड़े प्रदर्शन हुए, बड़े नेता शामिल हुए। सीधा आरोप है कांग्रेस का कि यह एक दमन की कार्रवाई है, सत्ता पक्ष जो कर रहा है, विपक्ष को एक तरीके से फंसाया जा रहा है, नेताओं को डराया जा रहा है, तमाम प्रकार के आरोप लगे। लेकिन जो स्पष्टीकरण तो मत कहिए, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, इन सबको लेकर जो बातें आ रही हैं, जो सत्ता पक्ष कह रहा है, बात यही है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, पूरा मामला कोर्ट के अधीन है, करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चूंकि नेता इसमें शामिल हैं, नेताओं के इसमें नाम हैं, तब बात निश्चित है, निसंदेह इस पर सियासत तो होनी थी, हो रही है, पहले भी हुई थी कई बार। चलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस देश भर में ईडी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन और घेराव कर रही है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे सहित अन्य नाम शामिल है। इसे लेकर देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से धोखाधड़ी कर नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिकाना हक वाली कंपनी एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण का आरोप यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड पर लगा। स्वामी ने अपनी अर्जी में यह भी आरोप लगाया कि इस अधिग्रहण के जरिए करीब 2000 करोड़ की कंपनी की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख रुपए देकर हड़प लिया गया। इस मामले में 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपराधियों के साथ खड़ी हो रही है और इस मामले को लेकर देश भर में ड्रामा कर रही है। उनका कहना है कि आंदोलन करना ठीक है, लेकिन ये अपराध और अपराधियों के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जनता देख समझ रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटने का काम कर रही है। वह इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस अखबार को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को जो कुछ करना चाहिए था किया, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने बदले की भावना से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 5 दिन तक पूछताछ की है, जिसमें उन्हें कुछ मिला नहीं और उन्होंने इस मामले में कल चालान भी प्रस्तुत किया है, जो कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। चार्जशीट पेश की गई है और आज जब कांग्रेस पार्टी की एक तरह से आदत हो गई है अपराधियों के संरक्षण में खुलकर आना और आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन किसके लिए, किस बात के लिए? जनहित के लिए आंदोलन होता है, जनता के मुद्दों के लिए होता है, लेकिन ये अपराध के संरक्षण के लिए, अपराधियों के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये देश की जनता देख रही है, समझ रही है कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को दोनों हाथों से लूटने का काम इस परिवार ने किया। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय में फेस करें और स्वयं को निर्दोष साबित करें। ये कब मामला आया है? नेशनल हेराल्ड का इशू कब से चालू हुआ है? कब से जमानत में है राहुल गांधी? और राहुल गांधी तो कांग्रेस के पक्ष में जो भी अभियान चलाते हैं तब कांग्रेस को ही नुकसान होता है। न्याय यात्रा चलाए, कांग्रेस का क्या हुआ?
और इसलिए ये राजनीतिक आरोप बंद करें। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की ये आदत हो गई है, अपराध और अपराधियों के संरक्षण में आगे खड़ा होना ये आदत बन गई है और वही काम ये कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और उस अखबार को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कुछ भी किया जाना था किया गया, लेकिन मोदी और अमित शाह ने बदले के भावना के तहत ईडी के माध्यम से जहां सोनिया जी राहुल जी से 5-5 दिन तक पूछताछ की और उसमें कुछ मिला नहीं, और कल उन्होंने चालान प्रस्तुत किया है जिसमें सोनिया जी राहुल जी सहित अन्य लोगों के खिलाफ उन्होंने अभियुक्त बनाया है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सोनिया जी को, राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रजातंत्र में वैचारिक लड़ाई होना चाहिए और वो लड़ाई राहुल जी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रहा, ये अब सीधे सीधे सियासी लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का खुलासा। ईडी की कार्रवाई के बाद अब आने वाले वक्त में क्या होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है, जब 25 अप्रैल को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TN News Plus, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने देखी रिपोर्ट। चलिए मैं सीधे चर्चा पर आता हूं। पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सोनी है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, स्वागत है आपका। आशीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आशीष जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है रुद्र सर। तो ये जो विषय है, देखिए आपने तो सब कुछ देखा, पहले भी ये विषय उछला था। असल में पूरा जो विषय यही है कि ये जो पूरा मामला है, ये एसोसिएट जनरल लिमिटेड, AJL, YIL, यंग इंडिया लिमिटेड और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों के बीच का एक त्रिकोण है। ये त्रिकोण है, ये तीनों भुजाएं जो हैं त्रिकोण की, और ये जो तीनों भुजाएं जहां जहां जिन बिंदुओं पर मिलती है वहां पर ये सारी बातें जाकर रुकती हैं, बनती हैं और कही जाती हैं कि क्या कुछ हुआ है। जो रिपोर्ट्स आए हैं, जैसा सुब्रमण्य स्वामी ने जो याचिका लगाई थी, उन्होंने 2000 करोड़ से ज़्यादा का इसे बताया था एक प्रकार का। होता यह है संक्षेप में कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड, हेराल्ड जो कंपनी की मालिकाना हक रखती है, 38 में स्थापना होती है, पंडित नेहरू स्थापना करते हैं, और साथ ही साथ 5000 से ज़्यादा इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आवाज़ को स्थान देना, शब्दों को स्थान देना प्रमुख उद्देश्य होता है। कालांतर में यह कंपनी कर्ज में डूबती है, देनदारियां बढ़ती हैं और ये जो स्थिति आती है, इसके बाद जो एक पूरी टाइमलाइन है कि 2011 में फिर उस कंपनी को कांग्रेस ये कहती है कि हम आपको लोन देते हैं, 90 करोड़ की देनदारी हम आपको देते हैं, जो आपके पास है। तो 90 करोड़ कांग्रेस देती है। लेकिन ये जो कंपनी है, यंग इंडिया लिमिटेड है, जो कांग्रेस को इस राशि को वापस करना था, उसे वापस ना कर फिर वो क्या करती है, एसोसिएट जनरल उसकी जगह क्या करती है, यंग इंडिया लिमिटेड। ये जो यंग इंडिया लिमिटेड है कंपनी, जो फॉर्म हुई है 2010 में, उसे अपना पूरा शेयर ट्रांसफ़र कर देती है। 9 करोड़ शेयर, 10-10 रुपये इक्विटी के शेयर, ये पूरा ट्रांसफ़र कर देती है। और ये कहा जाता है कि अब यंग इंडिया लिमिटेड जो है वो 90 करोड़ लौटाएगी किसे, कांग्रेस को। मतलब आप समझिएगा, एक एरो से एक जो डायग्राम बन रहा है, अब ये पैसा लौटाना था वापस कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस उदारता दिखाती है और यंग इंडिया लिमिटेड का वो लोन माफ़ कर देती है, कि कहती है कि रहने दीजिए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा एक लाइन बनता है, एक जो ग्राफ बनता है कि यंग इंडिया लिमिटेड को ये पूरा का पूरा एसोसिएट जनरल लिमिटेड का शेयर फ्री में, लगभग फ्री में मिल जाता है। और यंग इंडिया लिमिटेड के जो शेयर धारक हैं वो हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी 38%, 24% में मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, अन्य। तो ये सब कुछ एक छोटा छोटा ग्राफ है। चलिए, इस पर जो भी हो रहा है, जांच तो हो रही है, वो जांच के बाद सब तथ्य सामने आएंगे, कोर्ट बताएगी क्या सही क्या गलत। लेकिन एक बात बताइएगा, आपसे शुरुआत करूंगा आशीष जी, आप बड़ा विरोध प्रदर्शन इस पर कर रहे हैं,
जैसा कहा अरुण साव ने भी और नेता भी कह रहे थे, आपका अधिकार है। मैंने थोड़ा लंबा समय लिया, अब ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, अब आपका समय होता है, आप बताइएगा विरोध प्रदर्शन क्यों? ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये सत्ता का कहिए कि दुरुपयोग है, लोकतंत्र का चीरहरण है, ये कैसे हो जाता है सर? काम करने दीजिए ना एजेंसी को। देखिए, एजेंसियां अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती तो एजेंसियों को काम करने दिया जाता। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों और प्रबुद्धजनों को प्रणाम जी। लेकिन इस मामले में है क्या, नेशनल हेराल्ड के बाद एजेएल और एजेएल के बाद जब यंग इंडिया फॉर्म होती है 2008 में, तो यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती है। नॉन प्रॉफिट एजेएल फॉर्म नहीं होती है, एजेएल फॉर्म नहीं होती है आशीष जी। एजेएल मालिकाना कंपनी है जिसके अंतर्गत नेशनल हेराल्ड चलता है। जी जी, जी। उससे पहले 1937 में जब नेशनल हेराल्ड चल रहा था, वो 3 अखबार निकाला करता था। हाँ जी। वो 3 अखबार में एक नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में निकलता था, एक नवजीवन हिंदी में निकलता था, एक उर्दू में था। अखबार एक जो है उर्दू में निकलता था। उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद एजेएल ने टेक ओवर किया। एजेएल के बाद यंग इंडिया आई। यंग इंडियन 2008 में फॉर्म हुई। 2008 में सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट एजेएल फॉर्म हुई, जो डिविडेंड अपने ट्रांसफर नहीं कर सकती, ना कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर सकती है जी। आप देखिए, नेशनल हेराल्ड का विरोध भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है और पहले 1937 में अंग्रेज किया करते थे। एंटी ब्रिटिशर नेशनल हेराल्ड हुआ करता था। अब ये एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस हो गया और मोदी जी और अमित शाह इसके पीछे पड़े हैं। मुद्दा ये है, आज जो चार्जशीट फाइल की गई है उस पर बात की जाए अगर, तो 9 अप्रैल को कोर्ट ने 2024 में ये जो है आदेश दिया था कि 365 दिन के अंदर इसकी चार्जशीट पेश की जाए। अगर 365 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं पेश की जाएगी तो इन आरोपों को निराधार माना जाएगा। किस दिन चार्जशीट पेश की गई? 365वें दिन। अब आप सोचिए, तो जो जांच 2012 से चल रही है, 2012 से 2012 में एक बार रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया था, 11 साल बाद फिर से रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया। अब 12 साल लग गए, उसके बाद 365 दिन का समय दिया गया। 365वें दिन जब ये आनंद फानंद में चार्जशीट फाइल होती है और आरोपी बनाया जाता है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी को और देश के नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को, अलायंस के राहुल गांधी जी, इनको जब बनाया जा रहा है, एक दिवंगत नेता है मोतीलाल वोरा जी, हमारे छत्तीसगढ़ से ही आते हैं, और सुमन दुबे जी जो पत्रकार हैं, तो ये इसीलिए संदेह के घेरे में आता है कि क्या ईडी को 365 दिन दिए जाते तो 365वां दिन ही इनको जो है मुकम्मल तारीख मिलती है कि हम पेश करेंगे। दूसरा, ईडी के कन्विक्शन रेट पे तो हम पहले ही सवाल उठाते हुए आए। जितने आरोप ईडी लगाते रही है वो आरोप कभी सिद्ध ये कर नहीं पाई है। और उसके बाद बात देखिए, आप रविशंकर जी ने इस पर आरोप लगाया था कि 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली गई है और आईटी ने खुद इस संपत्ति का ब्यौरा दिया है कि 359 करोड़ की संपत्ति है। अब 359 करोड़ और 5,000 करोड़ के बीच का डिफरेंस तो हम सब समझते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। तो किस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी पे आप भ्रष्टाचार के मामले में कैसे हम उस पे जो है रिलाई कर सकते हैं? भ्रष्टाचार के मामले में जब अजीत पवार, छगन भुजबल, शुभेंदु और हेमंत बिश्व शर्मा, ये सारे लोगों को तो ये अपनी गोद में ले बैठे हैं जिन पर बड़े-बड़े आरोप इन्होंने लगाए। चलिए आलोक जी, क्या भ्रष्टाचार पे भरोसा करना? आलोक जी जवाब दे लीजिए। वो कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं आशीष जी, ये वही भाषा है जो कह रहे हैं टीएस सिंहदेव। वो ये कह रहे हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं होता है, प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहाँ से? हालांकि सर सुनिए, मैं ये मानता हूँ कि वो जो एजेंसियाँ हैं वो मुझसे और आपसे ज़्यादा जानती हैं, उनके पास ज़्यादा तथ्य होते हैं, कुछ बताए जाते हैं, कुछ नहीं बताए जाते, लेकिन ये जो है एक राजनीतिक आरोप है, एक राजनेता आरोप लगाते हैं। आलोक जी जवाब दे लीजिए। आशीष जी ने जो कहा अंतिम दिन क्यों? की क्या हो सकता है, और आज ये प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह से एक नेशनल हेराल्ड समाचार जो समाचार का प्रकाशन करता था वो आगे प्रकाशन बंद कर चुका था। क्या बात ही नहीं आई है? जी जी कहिए कहिए, थोड़ी आवाज ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए। जी कहिए कहिए।
जी कहिए। फिर से कनेक्ट ऑडियो के सेपरेट कनेक्शन ये ऑडियो जो है, ऑडियो हाँ जी कहिए कहिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ जी हाँ कहिए। देखिए, आप एक समाचार पत्र, ठीक है, वो कांग्रेस का समाचार पत्र, वो अपना समाचार पत्र निकालना बंद कर चुका है। आप केवल उसको इसलिए रेट दे रहे हैं कि आप वापस से वही जो है शुरू कर सके, लेकिन वो उस रीड के बावजूद किसी भी प्रकार के समाचार पत्र का संपादन नहीं करता है। फिर एक यंग मीडिया कंपनी बनाई जाती है और उस यंग मीडिया कंपनी का मुख्य काम है कि वो नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर कर ले। आप बताइए, एशिया में 5,000 शेयर होल्डर्स हैं, उनके हाथ को मार करके एक परिवार को उस पूरे नेशनल हेराल्ड को सौंप दिया गया। साजिश के तहत आपने उसका टेकओवर किया, उनके कर्ज को माफ किया और आज उसी परिवार के अपराध को छुपाने के लिए कांग्रेस इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रही है, आपराधिक मामला बनाया क्लियर उसके ऊपर, जो पूरा देश और समस्त मीडिया इस बात को समझ प्रत्यक्ष रूप से देख रही है और कांग्रेस की बेसब्री की हद करूं मैं इसे कि उसके बावजूद भी उन्हें बचाने के लिए इस मैं ये थोड़ा ठीक कीजिए ऑडियो, आलोक जी का ऑडियो ठीक कीजिए। मैं रुद्र जी के पास से आता हूँ, आप आलोक जी का, मैं लौटता हूँ आपके पास। आशीष जी आप फिर अपनी बात बताइएगा। रुद्र अवस्थी जी, आप जैसा देख रहे हैं, आज पूरा आपने देखा दिन भर क्या है नेशनल हेराल्ड पे, तब भी खूब बवाल हुआ था, खूब बड़ी राजनीति हमने देखी थी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलवाया गया था। जब सदन चल रहा था उस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलवाया गया था, वहाँ पर जब ईडी पहुँची थी। क्या देखते हैं सब कुछ कैसा है, राजनीति कितनी है और राजनीति की आड़ में किसी विषय को दबाने की कोशिश कितनी है? लो जी। देखिए संजय जी, इसमें तो दोनों बातें दिखाई दे रही हैं। नंबर वन, ये मामला 2012 से चल रहा है, काफी पुराना है। इस पर कई बार, जैसा आपने भी बताया, कि पूछताछ हो चुकी है, लंबी पूछताछ और जांच पड़ताल भी हो चुकी है। इसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है जिसमें बड़े नेताओं का नाम है, इसलिए देश भर में कांग्रेस की तरफ से बवाल हो रहा है। तो ये दोनों चीजें शामिल है। ये तकनीकी बहुत सारे पक्ष हैं जिसका आपने एनालिसिस किया कि किस तरह से ये कंपनियां बनी और उसके बाद, लेकिन कांग्रेस जो एक बात कहती है कि ये जो कंपनी है इसमें किसी तरह का लेन देन नहीं हो सकता और लेन देन हुआ नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसी। लेकिन जैसा आपने भी बात कही कि ईडी की जांच में अगर कोई चीज पाई गई है तब तो चार्जशीट दाखिल की गई है, तो अब कोर्ट में मामला पहुंच जाने के बाद उसकी वहां जो कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होती है उस तक तो इंतजार करना चाहिए। जहां तक सवाल ये है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उसे लगता है कि सरकारी एजेंसियां बदले की भावना से काम कर रही हैं तो वो सड़क पर उतर कर अपना प्रदर्शन करती हैं और जनता को यह समझाने की कोशिश करती हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारे ऊपर इस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उसे समझाने के लिए उसे सड़क पर उतरना लाजिमी है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो करना चाहिए या कर सकती है। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि और राजनीतिक बहुत सारे मामले में हम देखते हैं कि टाइमिंग को लेकर आज अगर देश में जो और भी दूसरे मुद्दे हैं उनकी जगह अगर यह मुद्दा आज चर्चित हो रहा है, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो, अगर वो जांच पड़ताल होगी और दोषी पाए जाएंगे तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको सजा होगी, ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन राजनीति भी होती है तो ये सवाल भी उठता ही है कि आखिर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं क्या अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सवाल भी उठेंगे। तो इसका जवाब भी मैं समझता हूं उन एजेंसियों की तरफ से आएगा ही जब जांच पड़ताल होगी और कि उन्होंने किस आधार पर ये कार्रवाई की है। ये विषय मुझे लगता है कि इस मामले में इंतजार तो किया जाना चाहिए जब इसका कि वो जो अदालत की प्रक्रिया होगी, न्यायालयीन सुनवाई होगी, उस दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर किसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत क्या कहती है, अदालत का क्या फैसला आता है, उसको इंतजार करना चाहिए, ये मुझे लगता है। जी आलोक जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं फिर आशीष जी के पास जाता हूँ। वही मैं आज आपके दर्शकों को भी यही बात बताना चाह रहा हूँ। मुझे स्पष्ट इस बात ये सबको दिख रहा है कि एक ऐसे अखबार को जो अखबार का संपादन बंद कर चुका है, बड़े कर्ज में है, उसके मददगार के रूप में आज कांग्रेस पार्टी आती है
कांग्रेस पार्टी 90 लाख रुपए का कर्ज देती है, फिर एक यंग इंडिया कंपनी तुरंत क्रिएट की जाती है जिसके मालिकाना हक जो है गांधी परिवार के पास में 76% के मालिकाना हक है। उसके अलावा बाकी के जो हक है वो आदरणीय स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी और कुछ अन्य लोगों में बटा हुआ है। तो ये कंपनी फॉर्म करके उसके बाद उसको टेक ओवर किया जा रहा है। तो आप एक तरफ दावा करते हैं कि वो अखबार जो है कांग्रेस की नींव है, कांग्रेस की बात अटकी है, कांग्रेस का समाचार पत्र है, वो संपादन बंद कर चुकी। तो यदि आप चाहते तो आपके पास और भी रास्ते थे, उन रास्तों को अपना सकते थे। ये लेकिन क्लियर कट संजय जी ये दर्शा रहा है कि आपने यंग इंडिया के जो हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको अपने कब्जे में करने के लिए इस तरह का जो प्रबंधन जो फर्जी वाला, मैं सीधे स्पष्ट जो कहूंगा कि फर्जी वाला जो आपने किया है, ये पूरे देश ने देख लिया है इस बात को। और ऐसे फर्जीवाड़ा करने के बाद में यदि अपराधियों के साथ में, चाहे वो एक गांधी परिवार, कांग्रेस को पता है कि हम गांधी परिवार के बिना चल नहीं सकते, और गांधी परिवार को इस तरह से यदि फर्जीवाड़ा जो किया उनके साथ में आज कांग्रेस भी खड़ी है, तो ये दर्शाता है कि आज भी जो है कांग्रेस का हाथ जो है वो अपराधियों के साथ में है। इस बात की स्पष्टता दिखा देता है कि इस तरह का धरना और प्रदर्शन पूरे देश में व्यापक स्तर पर यदि आप कर रहे हैं तो आपकी नीति, चाल, चलित और चेहरा को उजागर करता है संजय जी। जी आशीष जी, आप कहिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि जब एक एजेंसी काम कर रही है, जब वो पूरा विषय कोर्ट के अधीन है, ऐसे में धरना प्रदर्शन कर ये मांग करना कि चार्जशीट से नाम हटा दीजिए, ये होता है क्या आशीष जी? आपने भी लंबा शासन किया है, उस समय विपक्ष ऐसा आंदोलन करता था तो क्या चार्जशीट से नाम हटा लिए जाते थे क्या? मतलब ये कैसी, मैं देख रहा था नेताओं के कि चार्जशीट से नाम हटा देना चाहिए, हम मांग करते हैं। अरे ये होता है क्या? मांग तो कर ही नहीं रहे कि चार्जशीट से नाम हटाएं। मांग तो ये हो रही है कि ईडी जैसी सरकारी संस्था का दुरुपयोग करना बंद कीजिए, इसे पॉलिटिकल टूल बनाना बंद कर दीजिए। बंद क्योंकि दुरुपयोग आप कह रहे हैं आशीष जी, आप दुरुपयोग मत कहिए। दीपक भाई ने कहा है कि ईडी को समाप्त कर देना चाहिए, और यही बात कही है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में, एक्स सीएम, उन्होंने कहा ईडी को समाप्त कर देना चाहिए। जरूरत ही क्या है? ईडी या तो इंडिपेंडेंट हो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एक विंग में शामिल कर लें। एबीवीपी के पास ईडीवीपी भी एक विंग बना दे ये लोग, कि ईडी को भी एक विंग बना लें अपना और सीबीआई को भी अपना एक विंग बना लें। आप बताइए अशोक चौहान जी का क्या हुआ, हेमंत बिश्व शर्मा जी का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी जी का क्या हुआ, जिन पर ईडी ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, छगन भुजबल और अजीत पवार, इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे। आप वो छोड़िए, देश में मोदी जी जैसे सरकार चला रहे हैं, आप समझिए उनका अडानी जी का माधुरी भुज से डायरेक्ट संबंध निकलता है, एसबीआई चेयरमैन से जी। इस पे सभी लोगों को क्लियरिटी आती है कि भैया माधुरी भुज जो है कनेक्टेड है, लेकिन उस पे ईडी और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक बात बताइएगा आशीष जी, एक बात बताइएगा आप, क्योंकि ये जो सवाल कर रहे हैं ना, इनसे उसका कनेक्शन, ये सब जो बातें, एक बात बताइए। मैं भी कांग्रेस के एक बड़े नेता को देख रहा था, एक वो चर्चा कर रहे थे, डिबेट ही जैसा था, वो बात कर रहे थे, तो उस बात में ये निकल कर आ रहा था कि हमारे शासनकाल में, मतलब कांग्रेस के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी का भी एक अखबार निकला करता था, उसमें भी ऐसी ऐसी गड़बड़ियां थीं, लेकिन हमने कभी राजनीतिक विद्वेष से उन पर एक्शन नहीं लिया, या फिर बदले की भावना से उन पर हमने एक्शन नहीं लिया। तो क्या पहले की राजनीति में ये बिल्कुल तय था क्या, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि भैया जो भी गड़बड़ करे दूसरा राजनीतिक दल करने दो? अब वो अंडरस्टैंडिंग समाप्त हो गई है क्या? दर्द इसी का है। अंडरस्टैंडिंग तो बीजेपी ने खत्म ही कर ली है। आप ये समझिए कि अगर किसी भी कंपनी के ट्रांजैक्शंस में या किसी भी कंपनी ट्रांसफर्स में, देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिविडेंड ट्रांसफर तो हो नहीं सकता, कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर कहीं भी कंपनी ट्रांजैक्शंस में अगर अंतर आ रहा है तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए आईटी है आपके पास, आप आईटी से जो कंपनी पर नोटिस दे सकते हैं, शो कॉज नोटिस देकर उस पे जो पेनल्टी लग सकती है उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बदले में उसके डायरेक्टर जो कि राजनीतिक विपक्ष हैं आपके और पूरे देश में विपक्ष का काम कर रहे हैं, उनको फंसा देना और उनका नाम सामने ले आकर छवि धूमिल करके फायदा उठा लेना, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी अभी जो है मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे कि करोड़ों की प्रॉपर्टी को अंदर कर लिया गया। अरे आईटी ने खुद ही जो है इसका इवैल्यूएशन निकाला है 359 CR,
जी। 359 करोड़, तो फिर हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी की बात कैसे आ रही है? ये तो हजारों 5,000 करोड़ करोड़ प्रॉपर्टी की बात दावा ऐसे आ रही है था। आशीष जी, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, सुनिए, ऐसे आ रही है कि जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर मार्ग जैसा पॉश एरिया, लखनऊ में है, मुंबई में है, भोपाल में है, पटना में है, ये जो एजेएल है। और ये जो एजेएल जो है जिस तरीके से पहुंची है वाईआईएल के पास, यंग इंडिया लिमिटेड के पास, कांग्रेस के माध्यम से, मैंने जैसा कहा ना, कांग्रेस ने लोन दिया, उस लोन को कांग्रेस को वापस करने की जगह वाईआईएल को दे दिया एजेएल ने कि भैया ये आप उसका शेयर आप रख लो, लेकिन शर्त क्या है कि वो 90 करोड़ आपको कांग्रेस को देने पड़ेंगे। तो कांग्रेस को देने पड़ेंगे तो फिर उदारता दिखाई कांग्रेस ने, कहा नहीं माफ करते हैं, मत दीजिए, क्योंकि वाईआईएल में भी तो वही थे जो कि कांग्रेस में थे। कुल मिलाकर ये जो जांच हो रही है ना, इसकी दिशा जो मैं समझ रहा हूं कुछ ऐसी है शायद। और इस बात का उत्तर इसी में शामिल है कि एजेएल की प्रॉपर्टी का एनालिसिस आईटी ने जब किया तो वो भी 359 करोड़ निकली। 5,000 करोड़ का जो दावा था वो तो वहीं खत्म हो गया। जी। दूसरी बात, तो 65 दिन का जब टारगेट दिया गया, अच्छा, तो मतलब 365 में दो, चार्जशीट पेश की मतलब गई। 5,000 करोड़ उसके का अलावा मामला नहीं है, ये 300 करोड़ का मामला है, ये कह रहे हैं। ईडी की कार्रवाई चल रही थी, अशोक चौहान, ये सारे लोग, जी। ये क्या वॉशिंग मशीन से धुल के बाहर हो गए हैं? जी। इनको ईडी को अब इनके ऊपर जो 22-20 हजार करोड़ का घोटाले का आरोप अशोक चौहान जी पे लगाए थे, 7,000 करोड़ का आरोप जो है हेमंत बिश्व शर्मा पे लगाए थे, हाँ। ये सारे मामलों में ईडी ये अपनी आंखें बंद इसका करती है। जवाब दीजिए, या इसका जवाब दे दीजिए आलोक जी। कांग्रेस के जो लोग का मामला है वही मामला जो है देश में चलेगा, और जो कांग्रेस से बीजेपी शामिल हो जाएगा उनका मामला हम ये इसका जवाब दे लीजिए आलोक जी, फिर मैं रुद्र जी के पास जाऊं। इसका जवाब दे लीजिए, 2 बार पूछ चुके हैं आशीष जी। वो प्रकरण अभी ऑन गोइंग है। वो यदि पार्टी में शामिल हो गए हैं तो उनके प्रकरण बंद नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, आशीष जी कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने चोरी करी है, आपको माफी मिल रही है तो हमें भी जो माफी मिल जाए। ये किस तरह की बात है? मतलब आप कह रहे हैं कि हमने भी चोरी करी, उन्होंने भी चोरी करी, तो हम दोनों इक्वल हो गए, तो यही कहना चाह रहे हैं आशीष जी कि चोरी बराबर है, और राजनीतिक पार्टी है तो इसमें चोरी करने का अधिकार मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद से हम जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो आज चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि वो देश के आम लोगों के हक को मारती है, जनता के हित को मारती है और चोरी करती है, तो बचेगी नहीं। ईडी सीबीआई की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं ईडी सीबीआई को हमने बैन करके रखा था, आज हर मुद्दे पे बोलते हैं कि सीबीआई बुला लीजिए। तो आप दोहरे स्टैंडर्ड की बात बार बार कांग्रेस करते आ रही है, और अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार वो चीजों को लेकर के आती है। हम जो है वो कानून पे, संविधान पे भरोसा करते हैं, और कांग्रेस को भी कानून पे, संविधान पे भरोसा करना चाहिए, जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार नहीं कि हमारी सुविधा के अनुसार कांग्रेस जो एजेंसियां वो कांग्रेस की सुविधा के अनुसार जांच करें, और एजेंसियां जो है वो अपने नियम कानून के अनुसार जांच करेगी। तो कांग्रेस को भी उन पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है रुद्र अवस्थी जी, ये जो पूरा देखिए जो एजेंसीज हैं उसके ऊपर हम तो देख रहे हैं लगातार पिछले कम से कम 8-9 सालों से, तो कम से कम 7-8 साल से तो लगातार सवाल हो ही रहे हैं, ये सब जो भी बातें हो रही हैं। एक बात बताइएगा, जो मैंने आशीष जी से पूछा था, खैर वो पॉलिटिकल आदमी हैं, उसका जवाब नहीं देंगे, पहले ये एक अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी क्या कि चलिए आपकी तरफ नहीं देखना है, राजनीतिक दलों की ओर नहीं देखना है, उनको एक प्रकार का अवसर प्राप्त था, फ्रीडम प्राप्त था, और दूसरा ये जो इस प्रकार का जो विषय आता है कि चार्जशीट में नाम है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये दूसरी बात है। ये दोनों बहुत ही सामान्य बातें हैं, चूंकि आपका दीर्घ अनुभव है, आपने पहले ये सब देखा होगा। और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये भी बताइएगा कि ये जो पूरा विषय है, जो ये पूरा ट्रांजैक्शन, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं तब से लेकर अब तक, क्या इसमें आपको पत्रकार के रूप में जब आप इससे पढ़ते हैं, जांच करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब कुछ मिलता दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, जहां तक राजनीति में आपने कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग की बात, तो वो अंडरस्टैंडिंग दोनों तरह की बात है। एक पे एक अंडरस्टैंडिंग दिखती भी रही है, और ऐसा नहीं है कि पहले कार्रवाई नहीं होती थी। पहले पे जो सरकारें थी वो कार्रवाई करती थी। जैसा आपने कहा कि ये बात उठी थी
कि जो उस दौरान जो बीजेपी का मुखपत्र है हम उसके खिलाफ भी कभी कार्रवाई नहीं की है, ऐसा नहीं है। वो कुछ आपको स्वदेश जैसे अखबारों के मामले में कार्रवाई की आपको उदाहरण के मिल जाएंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई उस समय हुई थी। अब रहा सवाल इसका कि विरोध प्रदर्शन का, तो ये बात बिल्कुल है कि ऐसे उदाहरण अभी इसके पहले मुझे याद नहीं पड़ते हैं कि कोई ऐसी कार्रवाई की गई हो किसी एजेंसी के थ्रू और उसके बाद देश भर में किसी पार्टी की तरफ से इस तरह का आंदोलन किया गया हो कि भाई उसमें से आप जैसा कह रहे हैं कि वो कार्रवाई पे विराम लगाया जाए या बदले की कार्रवाई है, इस तरह का बताने के लिए। जहां तक आपके सवाल का जो तीसरा हिस्सा है उसमें आप जो कह रहे हैं, तो ये बात तो है कि जब सत्ता के दौर में हम जब जो भी कदम उठाते हैं तो उसमें कई जगह हमको जो अवसर जिस तरह के सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलते वो अवसर सत्ता में बैठे लोगों को मिल जाया करते हैं। तो उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने ऐसी कोई भी जरूर खामियां छोड़ी होंगी जिसके कारण से ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है। और हम तो उस स्थिति में नहीं है कि कोई जांच पड़ताल करके कोई फाइंडिंग सामने रखें, और चूंकि मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट में जाकर सुनवाई होगी, उसके बाद जो तथ्य सामने रखे जाएंगे उस आधार पर अंतिम फैसला आएगा। तो मुझे ये लगता है कि जो भी उस दौर में जो ये कदम उठाए गए, कंपनियां बनाई गई और वो उसके शेयर लिए गए, और तो इसमें कहीं कोई ऐसी चूक और जो खामी जरूर दिखाई दे रही है कानूनी तौर पर या प्रक्रिया के तौर पर, जिसके कारण से आज चार्जशीट दाखिल हो रही है। तो समय का इंतजार ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस अगर इस बात को कह रही है या जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं वो कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, तो उसे अदालत में उन्हें साबित करके और वहां से भी जो भी उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए, ये मुझे लगता है। जी बिल्कुल। चलिए, विषय बड़ा है लेकिन समय की बाध्यता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। आलोक सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रुद्र अवस्थी जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विषय यही है कि यह पूरा मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा आने वाले दिनों में। शायद 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है, और उसके बाद जब सुनवाई होती है क्या कुछ सामने आता है, कोर्ट का क्या फैसला आता है। कांग्रेस जो दावा कर रही है कि उसे षड्यंत्रपूर्वक फंसाया जा रहा है, देखना होगा कोर्ट क्या फैसला देता है। ईडी कैसे साक्ष्य वहां रखती है, वो साक्ष्य कितने मान्य होते हैं या मान्य नहीं होते हैं, ये आने वाले दिनों की बात है, आने वाले दिनों में समझ में आएगा। लेकिन जो भी मैंने बताया कि कांग्रेस से लेकर नेशनल हेराल्ड से लेकर एसोसिएट जनरल लिमिटेड से लेकर यंग इंडिया लिमिटेड से लेकर ये जो सारी बातें थी जो मीडिया रिपोर्ट्स में मिलती हैं, जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया, मैंने जिक्र किया, उल्लेख किया कि क्या क्या हुआ था। तो अब देखना होगा जब सुनवाई होती है, मामला कितने दिन चलता है, ये भी एक विषय है। लेकिन साक्ष्य क्या दिए गए हैं, चार्जशीट में कौन कौन सी बातें हैं और वो कितना स्टैंड करती हैं, अदालत उसे कितना मानती है, ये देखना होगा आने वाले दिनों में जब कोर्ट का फैसला आता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। इस महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।